नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम टारगेट पर। आज हम आपको पढ़ाएंगे जो है थ्योरी ऑफ सीपेज। सीपेज की कितनी थ्योरीज हैं, ठीक है, उनके बारे में बताएंगे। पिछले लेक्चर में हमने शुरू किया था कैनाल हेडवर्क, उसमें हमने बियर के बारे में बताया था। तो जब बियर आपका कंस्ट्रक्ट किया जाता है तो फाउंडेशन जरूर दी जाती होगी। तो क्या होता है सीपेज, क्या होता है सीपेज की बात करें अगर, क्यों मतलब सीपेज की थ्योरीज की जरूरत पड़ी बात करते हैं। सीपेज जो होता है जब आपका बियर कंस्ट्रक्ट किया गया तो उसकी जो फाउंडेशन है, फाउंडेशन के नीचे से पानी रिस के अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम में जाता है, यही सीपेज कहलाता है। कि मतलब अगर आपकी सॉइल में पोर्स हैं, देखो पोर्स तो पाए ही जाएंगे, तो उसमें क्या होता है पानी जो होता है वो रिसते हुए फाउंडेशन के नीचे से डाउन स्ट्रीम साइड में जाता है। तो भाई जाने दो क्या मतलब है इसको थ्योरीज बनाने का या इसके रिलेटेड कुछ क्वेरी का। तो बात ये पड़ती है कि जब पानी जो है आपका, मान लीजिए बियर है, बियर की फाउंडेशन यहां तक गई है, यहां से पानी रिसते हुए इसके नीचे से ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो जब यहां पानी पहुंचता है तो क्या करता है, पहला रीजन कि ये पानी इधर जाता है तो यहाँ पे जो मिट्टी होती है इनको उखाड़ने लगता है तो यहाँ पे पानी का बहाव तेज हो जाता है तो पूरा यहाँ पे सीधाई में मिट्टी उखड़ती चली जाती है। तो यहाँ पे एक पाइप बन जाती है, नली, ठीक है। तो क्या होता है धीरे धीरे नली बनती जाती है, तो जो आपका बियर होता है अचानक सेटल कर जाता है, इससे फेल्योर हो जाता है। और दूसरा रीजन क्या होता है कि आपका बियर है, ठीक है, बियर हम इसका जो है क्रॉस सेक्शन दिखा रहे हैं, लंबाई में होगा, ठीक है। तो पानी ऐसे ऐसे जा रहा है यहां से, तो क्या होगा यहाँ पे जब पहुंचेगा तो इधर पानी का पूरा हेड है, इस हेड के कारण यहाँ पर प्रेशर लगाएगा। प्रेशर जब लगाएगा तो जो आपका बियर का वेट है वो इफेक्टिव वेट कम हो जाएगा। देखिए वेट इधर काम कर रहा है, अपलिफ्ट प्रेशर इधर काम कर रहा है, तो जो आपका नेट वेट होगा क्या कम हो जाएगा, वेट माइनस अपलिफ्ट प्रेशर। तो क्या हो जाएगा, ये वेट आपका नेट वेट कम हो जाएगा तो आपके जो बियर की स्टेबिलिटी है वो घट जाएगी, तो आपका बियर जो है क्या करेगा, फेल कर जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए सीपेज को जो है एनालिसिस करना जरूरी समझा गया कि सीपेज को रोका जाए, ठीक है। सीपेज समझ में आ गया होगा आपको कि पानी का रिस्कर अप स्ट्रीम साइड से डाउन स्ट्रीम साइड में जाना, ठीक। तो सीपेज के कारण दो प्रकार के फेलियर होते हैं, अभी हमने आपसे जिक्र किया। एक होता है पाइपिंग और अंडर माइनिंग फेलियर। पाइपिंग और अंडर माइनिंग फेलियर, इससे क्या होता है, इसमें कैसे फेलियर होता है। मान लीजिए आपका बियर है, ठीक है, इसका लॉन्गिट्यूडिनल शेप दिखा रहे हैं, पानी आपका रिसते हुए आया, जा रहा है, जब यहां पे पहुंचा पानी और पानी के पास अभी भी हेड अवेलेबल है कुछ ना कुछ, ठीक है, यहां पे जाएगा तो फ्रिक्शन के कारण इसके हेड में लॉस भी होता है, इतना हेड होगा लेकिन यहां पे पहुंचेगा तो हेड थोड़ा सा कम बचेगा। लेकिन अगर यहां पे हेड अवेलेबल है, उसके पास इतना अवेलेबल है, तो क्या करता है, ये मिट्टी को यहां से उखाड़ के तेजी से पानी निकलने लगता है। तो जब यहाँ पे मिट्टी उखड़ती है, पानी निकलने लगता है, तो धीरे धीरे ये जो है नली टाइप का पूरा यहां से यहां तक पूरा जो है आपके डाउन स्ट्रीम तक एक नली बना लेता है, ठीक है, नली पाइप की तरह बना लेता है। और ये बढ़ती जाती है, आपके पाइप का डाया बढ़ता ही जाता है और पानी तेजी से निकलने लगता है। तो क्या होता है कि आपका जो बियर है वो सेटल कर जाता है, जिससे फेल्योर हो जाता है। तो इसे आप क्या कहते हैं, पाइपिंग फेल्योर। सेकेंड आपका है अपलिफ्ट, डायरेक्ट अपलिफ्ट फेल्योर, ठीक है। डायरेक्ट अपलिफ्ट के कारण कैसे फेल्योर होता है, अभी हमने बात किया आपसे कि पानी इधर से जा रहा है, पानी आपका सीपेज होते हुए इसके नीचे से जा रहा है, ठीक है। यहां पर पानी इतना ऊंचाई तक भरा हुआ है, ये पानी का हेड है। इस पानी के हेड जो है जब यहां से रिसते हुए जाएगा पानी आपका डाउन स्ट्रीम साइड में, तो पानी के हेड के कारण ये प्रेशर लगाएगा बॉटम पर। जब ये प्रेशर लगाएगा तो वही आपकी बात, नेट वेट कम हो जाएगा, जिससे आपका क्या हो जाएगा, फेल कर जाएगा बियर। तो डायरेक्ट अपलिफ्ट के कारण और अंडर जो है पाइपिंग और अंडर माइनिंग फेल्योर, दो फेल्योर होते हैं इसमें। तो इन सब फेल्योर को देखते हुए जो कुछ वैज्ञानिक आए, इन्होंने सीपेज की थ्योरी दी कि इसको कैसे रोका जाए, क्या मतलब इसका फंक्शन क्या होता है सीपेज का और इसको रोका कैसे जाए, ठीक है। तो पहला जो आपका थ्योरी था वो था ब्लिक्स साहब की थ्योरी, ठीक है। इसको रोकने के लिए, इसको कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए जो है सीपेज की थ्योरीज दी गई। तो पहला था आपका ब्लिट्जक्रीग थ्योरी, जो पहली थ्योरी थी आपकी
ब्लिक्स क्रीप या सीपेज कह सकते हैं इसको, ठीक है। क्रीप और सीपेज एक ही होता है, ठीक है। तो मान लीजिए आपका क्या है, एक बियर है ये, ठीक। ये आपकी बियर का जो है लेवल है, यहां तक आपका पानी जो है भरा हुआ है इसमें। ये आपकी होती है कट ऑफ वाल, सीपेज को रोकने के लिए बनाई जाती है, ठीक है। मान लीजिए आपने 3 कट ऑफ वाल बनाई है, ठीक। इनका लेंथ D1 है, इनका D2 है, इनका D3 है, इनके बीच की दूरी L1 है, ये आपका फेस से होगा, इनके बीच की दूरी L2 है, ठीक है। ये आपका बियर हो गया। तो ब्लिक साहब ने क्या बताया, ब्लिक की थ्योरी ने क्या बताया जो है कि जो आपका सीपेज होता है, इनका पहला सिद्धांत था कि जो सीपेज होता है आपका, तो वाटर क्या करता है, ये आपका वाटर भरा हुआ है यहां पर, तो वाटर क्या करता है, जो आपके नीचे की फाउंडेशन होती है इसके प्रोफाइल को फॉलो करता हुआ चलता है। सीपेज वाटर यहां पे आएगा, फिर इसके प्रोफाइल को ऐसे फॉलो करेगा, फिर ऐसे जाएगा, मतलब इसकी पूरी प्रोफाइल को फॉलो करते हुए चलता है, ठीक है। ये इनका पहला सिद्धांत था। इनके अनुसार जो वाटर है वो प्रोफाइल को, फाउंडेशन की प्रोफाइल को फॉलो करता हुआ चलता है, ठीक है। फिर ये आपका डाउनस्ट्रीम में पहुंचता है, ये आपका ब्लिक साहब ने कहा। दूसरा बात, ये फॉलो करते हुए जो आपकी प्रोफाइल है उसको फॉलो करते हुए जितनी दूरी, टोटल दूरी तय करता है उसको क्रीप लेंथ कहते हैं, ठीक है। क्रीप लेंथ का इन्होंने जिक्र किया, ठीक है। पहला क्या करता है, प्रोफाइल को फॉलो करता है, प्रोफाइल को फॉलो करता है किसकी, फाउंडेशन की। दूसरा इन्होंने कहा जितनी दूरी तय करता है उसे क्या कहते हैं, क्रीप लेंथ कहते हैं, क्रीप लेंथ कहते हैं। और तीसरा इन्होंने कहा जो आपका हेड लॉस होता है, जो हेड लॉस होता है वो आपका मतलब क्रीप लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है, यानी लेंथ आपका हेड लॉस के प्रोपोर्शनल होती है, जो हेड लॉस आपका क्रीप लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। तो इन्होंने क्या कहा, L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू HF या HL कह सकते हैं, हेड लॉस को HL कह दीजिए, ठीक है। ये हो गया, इन्होंने ये सीधे जो है बताया, ठीक। तो इनके अनुसार क्या हो जाएगा, L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू HL हो गया। तो अगर आप L को हटाएंगे तो CHL, C इनका जो है, L आपका क्या है, क्रीप लेंथ, HL क्या है आपका, हेड लॉस, ठीक है। और C क्या है, ब्लिक्स क्रीप कोफिशिएंट, ठीक है। इसका वैल्यू कितना होता है, 5 से 15 के बीच में होता है इसकी वैल्यू। जो आपका ब्लिक्स क्रीप कोफिशिएंट होता है इसकी वैल्यू 5 से 15 के बीच में होती है। ये जो है सॉइल पर डिपेंड करता है, सॉइल के नेचर पर। अगर आपकी सॉइल हार्डर होती जा रही है तो जो है क्रीप कोफिशिएंट का मान यहाँ पे घटता जाएगा, कम होता जाएगा, ठीक है। अब क्रीप लेंथ आप कैसे ज्ञात करेंगे, क्रीप लेंथ कैसे ज्ञात करेंगे, इनके अनुसार जो क्रीप लेंथ होती है वो पूरा क्या करता है, प्रोफाइल को फॉलो करती है। तो देखिए आप क्रीप लेंथ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले D1 2D1 प्लस L1 प्लस 2D2 प्लस L2 प्लस 2D3, तो L हो जाएगा आपका L1 प्लस L2 प्लस 2 कॉमन हो जाएगा D1 प्लस D2 प्लस D3। यह आपका हो गया ब्लिक्स क्रीप थ्योरी। इसमें ऑब्जेक्टिव में मेनली पूछा क्या जाता है, ठीक है। ये तो हो गया पूरा। ऑब्जेक्टिव में पूछा क्या जाएगा यही कि ब्लिक्स की क्रीप थ्योरी के अनुसार क्या होता है कि आपका जो सीपेज वाटर होता है आपके फाउंडेशन के प्रोफाइल को फॉलो करते हुए चलता है। सेकंड इन्होंने क्या कहा कि क्रीप लेंथ जो होती है वो टोटल तय की गई दूरी के बराबर होती है, और जो आपका क्रीप लेंथ होता है वो हेड लॉस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक। यह हेड लॉस आपका क्रीप लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। और एक और इन्होंने जो है इनके सिद्धांत में क्या था कि इन्होंने हॉरिजॉन्टल क्रीप और जो है वर्टिकल क्रीप के बीच में कोई अंतर नहीं बताया। मतलब जो आपकी ये हॉरिजॉन्टल क्रीप चल रही है और जो वर्टिकल क्रीप जो हो रही है, ठीक है, इसके बीच में इन्होंने कोई अंतर नहीं बताया, ठीक। मतलब जितना इफेक्ट जो है हॉरिजॉन्टल क्रीप डालती है उतना ही इफेक्ट वर्टिकल क्रीप डालती है, इनके अनुसार था, ठीक है। तो इस सिद्धांत के बाद जो है लेन साहब आए। लेन साहब ने मतलब कई देशों में जाके लगभग 100 डैम्स पर जो है ये परीक्षण किया, ठीक है, इसका जो है एनालिसिस किया। उसके बाद जो है लेन साहब लेके आए तो उनका अलग सिद्धांत था, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ब्लिक्स थ्योरी के अनुसार क्या होता है
कि पाइपिंग फेल्योर को कैसे सेटिस्फाई किया जाएगा, ठीक है। तो सेटिस्फाई अगेंस्ट पाइपिंग एंड अंडरमाइनिंग, ठीक है, ब्लिक्स थ्योरी को। तो इसी में देखिए आप, इनके अनुसार कैसे हम रोकेंगे क्या, पाइपिंग और अंडरमाइनिंग फेल्योर को। तो देखिएगा, सेटिस्फाई पाइपिंग और अंडरमाइनिंग फेल्योर, ठीक है। पाइपिंग और अंडरमाइनिंग फेल्योर की अगर हम बात करें तो उसको कैसे सेटिस्फाई किया जाएगा। तो आपने अभी जानते हैं क्या होगा, क्रीप लेंथ को इतना उचित मात्रा में रखा जाएगा, क्रीप लेंथ इतना बढ़ा के रखा जाएगा कि जो है पाइपिंग फेल्योर हो ही ना, मतलब सीपेज पहुंचते पहुंचते वहां पे उसके पास कोई हेड ही ना बचे जिससे क्या करे वो मिट्टी को उखाड़ पाए, ठीक है। इतना उसके पास ताकत ही ना बचे कि वो मिट्टी को उखाड़े जिससे आपकी पाइपिंग फेल्योर हो। तो क्रीप लेंथ को इतना रखा जाएगा, ठीक है। तो क्या आपने पढ़ा अभी, L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू HL, तो L इक्वल टू CHL, ठीक है, यही आपने पढ़ा है ना। अब बात करते हैं कि इसमें क्रीप कोएफिशिएंट वही चीज, यही C आपका हो गया 5 से 15 के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे L को इतना रखा जाएगा कि जो आपका हेड है वो वहां तक पहुंचते पहुंचते बचे ही ना कि जिससे आपका मृदा को उखाड़ पाए और पाइप का क्रिएशन हो उसमें, ठीक है, फाउंडेशन में पाइप बने कोई, ठीक। तो ये चीज आपका होता है। पाइपिंग फेल्योर को रोकने के लिए आपको क्रीप लेंथ प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं अपलिफ्ट को कैसे रोका जाए इनके अनुसार। सेटिस्फाई डायरेक्ट अपलिफ्ट, डायरेक्ट अपलिफ्ट को कैसे रोका जाए। तो ब्रिक साहब ने कहा कि अगर आपको अपलिफ्ट रोकना है तो जो अपलिफ्ट के कारण ऊपर की तरफ जो प्रेशर लग रहा है उस प्रेशर को काउंटर अटैक करने के लिए आप क्या करिए, फाउंडेशन प्रोवाइड करवाइए। फाउंडेशन का मतलब एक फ्लोर, फर्श प्रोवाइड करवाइए और उस फर्श का वेट इतना हो कि वो आपके अपलिफ्ट प्रेशर है उसके वेट के बराबर हो जाए। तो क्या होगा, वहां पे न्यूट्रलाइज हो जाएगा अपलिफ्ट आपका। तो जो वियर का ओरिजिनल वेट था उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो आपका क्या कहेगा, स्ट्रक्चर आपका जो वियर है वो आपका सुरक्षित रहेगा। तो इनके अनुसार क्या किया गया कि जो अपलिफ्ट था आपका, अपलिफ्ट प्रेशर को काउंटर अटैक करने के लिए हमने क्या किया, एक फ्लोर, फर्श जो है तली में प्रोवाइड करवा दी और फर्श का वेट इतना रखा गया कि जो अपलिफ्ट प्रेशर जनरेट हो रहा है उसको उसके बराबर हो जाए वो, ठीक है। तो मान लीजिए आपका ये वियर है, ये आपका वियर है, ठीक। ये आपकी क्या, ये आपकी फ्लोर है, कंक्रीट की फ्लोर हमने जो है लगा दी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब हम मापेंगे क्या अपलिफ्ट प्रेशर, तो हम यहां पे तो मापेंगे। मान लीजिए यहां पे हमने एक प्रेशर गेज लगाया और यहां पे हमने अपलिफ्ट प्रेशर नापा तो उसका हेड आया H डैश, ठीक है। इसके जस्ट नीचे नापेंगे और यहां पर जो पानी का हेड है कितना है, H है, और इसकी मोटाई हमने T थिकनेस ले ली, ठीक। ये आपकी फर्श हो गई, ये आपका वियर हो गया। नीचे हमने इसके जस्ट नीचे अपलिफ्ट प्रेशर नापा तो H डैश हेड आया उसका, पानी का हेड H है, T इसकी थिकनेस हो गई। तो देखिए अपलिफ्ट प्रेशर कितना हो जाएगा, अपलिफ्ट प्रेशर कितना हो जाएगा, ठीक है। जो पानी का वेट है, पानी का यूनिट वेट गामा W इंटू H डैश, यही तो हो जाएगा गामा W इंटू H डैश, ठीक है, यहां पे हो जाएगा। अब बात करते हैं हम स्लैब का, जो आपका ये फ्लोर है इसका वेट, वेट ऑफ फ्लोर। मान लीजिए आपकी ये फ्लोर है, इसका जो है क्या कहते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसके मटेरियल की स्पेसिफिक ग्रेविटी जीसी है। तो जीसी क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, इस मटेरियल का यूनिट वेट बटे वाटर का यूनिट वेट, ठीक है। तो इस मटेरियल का यूनिट वेट क्या हो जाएगा, इस मटेरियल का यूनिट वेट हो जाएगा जीसी इंटू गामा डब्ल्यू, ठीक है। अब इसमें रखिए आप, इसका भी क्या हो जाएगा गामा डब्ल्यू इंटू टी, और इसका यूनिट एरिया लिया जाए, ठीक है, तो 1 हो जाएगा, ठीक। यूनिट एरिया की बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा गामा, ये गामा डब्ल्यू नहीं गामा एस, इसका यूनिट वेट होगा। अब गामा एस की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, जीसी इंटू गामा डब्ल्यू, ठीक है, इंटू टी, ये हो गया। अब क्या करिए, इन्होंने क्या कहा कि जो फाउंडेशन का जो फ्लोर का वेट है उसको अपलिफ्ट प्रेशर के बराबर कर दिया जाए तो आपका अपलिफ्ट प्रेशर काउंटर अटैक हो जाएगा। उसके बाद में क्या हो जाएगा कि आपका जो वियर है वो आपका सुरक्षित रहेगा। तो बराबर कर दीजिए इसको,
जी सी इंटू गामा डब्ल्यू इंटू टी इज इक्वल टू गामा डब्ल्यू इंटू एच डैश। गामा डब्ल्यू कट गया, जी सी इंटू टी इज इक्वल टू एच डैश। ठीक है, एच डैश आपका क्या है, देखिए एच डैश बॉटम का प्रेशर है, यहाँ पे बॉटम हेड है, तो एच डैश को लिख सकते हैं एच प्लस टी, यहां से एच डैश हो जाएगा एच प्लस टी। ठीक है, इसको यहां पे रख दीजिए, जी सी इंटू टी बराबर एच प्लस टी। ठीक है, टी इधर ले आएंगे हम, तो एच बराबर हो जाएगा जी इंटू टी प्लस माइनस टी। ठीक है, तो एच बराबर क्या हो जाएगा, टी कॉमन कर लीजिए, जी माइनस वन, तो आपकी थिकनेस यहां से निकल के चले जाएगी। फाउंडेशन ये फ्लोर की थिकनेस आप कितनी रखेंगे, ठीक है, तो एच अपॉन जी माइनस वन, जी सी माइनस वन। ठीक, ये चीज आपको इतना अगर आप थिकनेस रख दीजिए, इतने थिकनेस की आप प्रोवाइड करा दीजिए क्या, फर्श, तो आपका अपलिफ्ट भी खत्म हो जाएगा। और सीपेज के लिए हमने बात की, क्रीप लेंथ बढ़ा दीजिए। ठीक है, इतना चीज आपका हो गया जो है विलिक्स क्रीप थ्योरी से, इससे ज्यादा आपका पूछा नहीं जाएगा, ये आपका मेंस में इतना पूछा जाता है जो हमने अभी बताया। ठीक, अब बात करते हैं अगला, लेंस वेटेड थ्योरी। क्रीप ने क्या किया था, क्रीप ने अपनी थ्योरी में क्या कहा कि जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल क्रीप है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल क्रीप है, वो दोनों समान मात्रा में जो है अपना समान मात्रा में वियर पर इफेक्ट डालती हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल क्रीप दोनों का जो इफेक्ट होता है वो इक्वल क्वांटिटी में होता है। लेकिन जब लेन साहब की थ्योरी आई तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जो आपकी हॉरिजॉन्टल क्रीप होती है वो वर्टिकल क्रीप से लेस इफेक्टिव होती है। ठीक है, लेन साहब ने कहा कि लेंस क्रीप थ्योरी बात करते हैं सेकंड। लेन ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो आपकी हॉरिजॉन्टल क्रीप होती है वो लेस इफेक्टिव होती है। ठीक है, लेस इफेक्टिव होती है देन किसके, वर्टिकल क्रीप के। मतलब वर्टिकल क्रीप आपको ज्यादा अपलिफ्ट देगा, जबकि हॉरिजॉन्टल क्रीप कम अपलिफ्ट देता है। ठीक है, अपलिफ्ट प्रेशर देता है। ठीक है, तो इसके अनुसार जो इनकी थ्योरी थी, उन्होंने कहा कि हॉरिजॉन्टल क्रीप is less effective than vertical creep। ठीक है, तो इन्होंने जो है कुछ वेटेज निर्धारित किया। ठीक है, या लेंस वेटेज थ्योरी होती है। ठीक है, लेंस वेटेड या वेटेज कह सकते हैं आप। ठीक है, तो इन्होंने कुछ जो है वेटेज निर्धारित किया कि जो आपका हॉरिजॉन्टल क्रीप होता है, इसका 1/3 ऑफ हॉरिजॉन्टल क्रीप और 1.0 ऑफ वर्टिकल क्रीप। मतलब इन्होंने कहा अगर आपकी क्रीप लेंथ जो है हॉरिजॉन्टल में L है, वर्टिकल में भी L है, तो हॉरिजॉन्टल में L/3 जो है आपका इफेक्टिव होगा, और वर्टिकल में, यदि आपका वर्टिकल में L इफेक्टिव है तो हॉरिजॉन्टल में कितना होगा, L/3 इनके अनुसार। तो इनके अनुसार अगर आप क्रीप लेंथ निकालेंगे, इनके अनुसार अगर आप क्रीप लेंथ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, क्रीप लेंथ वही है आपका पिछला वाला फिगर। ठीक है, यहां पे D1, D2, D3, L1, L2। ठीक है, तो अगर आप क्रीप लेंथ की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, जितने वर्टिकल है 2D1 प्लस D2 प्लस D3, ये आपका तो 1 ही होगा। लेकिन हॉरिजॉन्टल L1 और L2, L1/3 प्लस L2/3, ये आपका क्या हो गया, लेंस थ्योरी के आधार पर। ठीक है, इन्होंने वर्टिकल जो हॉरिजॉन्टल को 1/3 वेटेज दिया, जबकि वर्टिकल को 1 का वेटेज दिया। ठीक है, तो ये आपका था। इससे आपका क्या होगा, अपलिफ्ट प्रेशर आपका खत्म हो जाएगा। अपलिफ्ट तो यहां से आपने जो है कंट्रोल कर लिया, सेटिस्फाई कर लिया। अब बची आपकी पाइपिंग के लिए, तो पाइपिंग के लिए आपने क्या कहा था, ये इन्होंने यही कहा कि L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू HL होता है, यानी क्रीप लेंथ HL के प्रोपोर्शनल होती है, यानी L बराबर CHL होगा। और C यहां पे क्या होता है, लेंस क्रीप, हाँ लेंस आपका क्रीप कोएफिशिएंट कह सकते हैं आप। ठीक, ये आपका हो गया किसका, लेंस की थ्योरी।
ठीक है, अब बात करते हैं, बस इसमें इतना पूछा जाता है, आपका वेटेज बहुत पूछा जाता है कि किसकी थ्योरी के अनुसार जो है बराबर वेटेज नहीं दिया गया, तो आपका लेंस थ्योरी है। और कितना वेटेज दिया गया, 1/3 हॉरिजॉन्टल को दिया गया है, कब, जब 1 वर्टिकल को दिया जाए तब। ठीक, तो यहां से आपका जो है अपलिफ्ट काउंटर अटैक हो जाएगा, यहां से आपका क्या हो जाएगा, यहां से आपका पाइपिंग जो है आपका रुक जाएगा, तो आपका स्ट्रक्चर जो आपका है वो सेटिस्फाई हो जाएगा। लास्ट थ्योरी के रिलेटेड दी क्रीप थ्योरी को खोसला साहब ने दिया था, आपकी इससे रिलेटेड तीसरी थ्योरी थी आपकी खोसला साहब की, उसमें भी ज्यादा कुछ नहीं है, खोसला थ्योरी में कुछ नहीं है, उन्होंने क्रीप लेंथ का जिक्र ही नहीं किया। ठीक है, खोसला थ्योरी जो है क्रीप लेंथ का जिक्र ही नहीं करता। खोसला साहब ने क्या कहा कि जो ब्लिक्स थ्योरी ने बताया कि जो सीपेज होता है वो फाउंडेशन के प्रोफाइल को फॉलो करते हुए जाता है, क्रीप लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो हेड लॉस होता है, ये चीजें उन्होंने कही, ये सब कुछ नहीं। जो आपका सीपेज होता है वो किसी भी प्रोफाइल को फॉलो नहीं करता है, वो एक प्रोफाइल को फॉलो करता है, वो आपकी कौन सी प्रोफाइल होती है, स्ट्रीम लाइंस को फॉलो करता है, सेट ऑफ। उन्होंने कहा ये जो आपकी सीपेज होती है वो सीपेज का वाटर जो होता है वो आपको इस सेट ऑफ स्ट्रीम लाइंस को फॉलो करता है। और वो स्ट्रीम लाइन कैसी होती हैं, सेमी कह सकते हैं आप, सेमी सर्कुलर या सेमी इलेक्ट्रिकल। ठीक है, ऐसा होता है। ठीक, स्ट्रीम लाइंस क्या होती हैं, सबसे बात करते हैं स्ट्रीम लाइन। स्ट्रीम लाइन वह लाइन होती है जिस पर अगर स्थित किसी बिंदु पर अगर आप स्पर्श रेखा खींचें तो उस बिंदु पर उपस्थित कण की वो वेग की दिशा बताती है उसी समय। ठीक, तो वो स्ट्रीम लाइंस होती हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि जो आपकी जो क्या होती है कि सीपेज होती है वो किसको फॉलो करती है, सेट ऑफ स्ट्रीम लाइंस से को। यही चीज आपका ऑब्जेक्टिव में पूछेगा इस थ्योरी से, मात्र एक चीज जो है आपका, इन्होंने लाप्लास इक्वेशन बताया, उसको बताया कि ये जो होती है सेटिस्फाई करती है। लाप्लास इक्वेशन क्या होता है, del phi square upon del x2 del square phi upon del x2 plus del square phi upon del y2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपका लाप्लास इक्वेशन होता है स्ट्रीम लाइंस की। ठीक है, तो क्या इन्होंने बताया कि इसको फॉलो करती हैं। तो यहाँ फाई क्या होता है, पोटेंशियल फंक्शन होता है। ठीक है, फाई क्या होता है, पोटेंशियल फंक्शन। ठीक, अब बात करते हैं जो स्ट्रीम लाइंस होती हैं फ्लो नेट बनाती हैं। फ्लो नेट क्या होता है, ये मान लीजिए आपका एक ऐसे हो गया। ठीक है, ये जो लाइंस या इसी तरह फ्लो नेट होता है, ये आपकी होती है स्ट्रीम लाइंस, और स्ट्रीम लाइन से जस्ट परपेंडिकुलर आपकी इक्विपोटेंशियल लाइन होती है। ये आपकी कणों की गति की दिशा बताती है, आपकी उस जो है इक्विपोटेंशियल मतलब समान हेड वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा होती है जो स्ट्रीम लाइन के परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, इस लाइन पर स्थित सभी वाटर कण के पास क्या होगा, समान हेड होगा। ठीक है, तो ये आपकी सीपेज की थ्योरीज हो गई। अब हम बात करते हैं आगे चल के। ठीक है, ये आपका यहीं पे चैप्टर खत्म होता है कैनाल हेडवर्क का। ठीक है, अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे आपका कैनाल रेगुलेटरी सिस्टम। जो आपका कैनाल है उसमें आपको कैनाल फॉल पढ़ाएंगे। ठीक है, कि कौन कौन से कैनाल फॉल बनाए क्यों जाते हैं, किस लिए बनाए जाते हैं। ठीक, तो चलिए बात करते हैं। सीपेज थ्योरीज आपकी खत्म हुई। ये तीनों, इस तीनों से यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर बार हर एग्जाम में एक क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये सीपेज थ्योरी, इसको नोट कर लीजिएगा। फिर कैनाल रेगुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं हम। कैनाल रेगुलेटरी सिस्टम, सबसे पहले बात करते हैं कैनाल रेगुलेटरी सिस्टम क्या है। आपने हेडवर्क पर काम कर दिया, पानी जो है कैनाल में आ गया। अब कैनाल को कैसे रेगुलेट करेंगे। रेगुलेट करने का मतलब यह हुआ कि अगर कैनाल में ज्यादा पानी आ गया तो उसको बाहर कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हम कैनाल स्केप बनाते हैं। ठीक है, और अगर मान लीजिए क्या हुआ कि आप कैनाल को एक नियमित ढाल पे ले जा रहे हैं, ढाल पे लेते जा रहे हैं, तो क्या हुआ जो है ऐसा जगह पे आया जहां पे क्या है ग्राउंड लेवल काफी नीचे हो गया, तो आप क्या करेंगे, कैनाल को फुली फिलिंग में ले जाएंगे। लेकिन कितना मिट्टी आप फिल करेंगे, तो वहां पे क्या किया जाता है, कैनाल फॉल बना दिया जाता है। मतलब कैनाल के बेड को अचानक नीचे गिरा दिया जाता है, फिर से जो है उसी जो आपका स्लोप आ रहा था फिर से उसी स्लोप पे कैनाल को आगे बढ़ाया जाता है। तो इससे क्या होता है कि आपका जो कॉस्ट है वो आपका मिनिमाइज हो जाता है।
ठीक है, ज्यादा आपको फिलिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, इसी प्रकार के बहुत सारे काम जो है रेगुलेटरी सिस्टम में किए जाते हैं। ठीक, तो हम पहला ही बात करेंगे आपका कैनाल फॉल की। कैनाल फॉल, कैनाल फॉल क्या होते हैं? जो आपका कैनाल फॉल होता है, मान लीजिए आप कैनाल बना रहे हैं, कैनाल बना रहे हैं, बनाते बनाते जा रहे हैं, तो एक जगह ऐसी आई जहां पे घाटी नुमा है सतह, और आपको कैनाल ले जानी है, तो क्या होगा कि आपको पूरी फिलिंग में कैनाल आपकी जा रही है। अब घाटी को कितना आप पाटेंगे, कितना मिट्टी कहां से लेके आएंगे? ठीक है, एक जगह पाटेंगे, एक जगह गड्ढा हो जाएगा, उसके बाद में आपकी कैनाल भी जो है सीपेज ज्यादा होगा, उसमें लॉसेज ज्यादा होगी फिलिंग में, आपको पता है, और उसके बाद में वो फेल भी कर सकती है। तो क्या करेंगे हम वहां पे क्या करेंगे कि कैनाल के बेड लेवल को अचानक नीचे गिरा देंगे और इतना नीचे ले जाएंगे कि आपको ग्राउंड लेवल मिल जाए। फिर क्या करेंगे, जो स्लोप आ रहा था उसी स्लोप पे कैनाल को आगे बढ़ा देंगे, तो इससे हमारा कॉस्ट बच जाएगा और कैनाल आपकी सेफ भी हो जाएगी। ठीक, तो उसके लिए आप कैनाल फॉल का जो है डिजाइन करेंगे। ये कई प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है ओजी फॉल, पहला है आपका ओजी फॉल। ठीक है, ओजी फॉल कैसे होता है? मान लीजिए आपका ग्राउंड लेवल है, ठीक, तो क्या करेंगे, यहां से आपकी कैनाल लेवल है, कैनाल का सिल लेवल यहां पे है, तो क्या करेंगे हम थोड़ा ऐसे करके एक फॉल बना देंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, ओजी फॉल कहलाता है। तो इसमें पानी क्या करेगा, अपना बहते हुए निकल जाएगा। ठीक, तो ओजी फॉल जो है कहां बनाया गया था? ये आपका जो है ओल्डन डेज में बनाया जाता था। कब? ओल्डन डेज। ये आप जो है यूज नहीं होता है। ठीक है, ये गंगा रिवर, गंगा नहर पे बनाया गया था। ठीक है, गंगा रिवर से निकली हुई कैनाल पर, गंगा रिवर कैनाल पर बनाया गया था पहली बार। ठीक, अब ये होता क्या है, ये जो आपका जो है नेपी शेप का, नेपी का मतलब समझते हैं, जो आपके चैनल्स होते हैं, चैनल का मतलब जो आप ट्रायंगुलर चैनल पढ़े होंगे और ट्रेपिजॉइडल चैनल सेक्शन पढ़े होंगे हाइड्रोलिक्स में, तो उसमें जो पानी निकलता है उसका शेप कैसा होता है, नेपी के शेप का, नेपी। तो इसको नेपी के शेप में ही बनाया जाता है। ठीक है, इसको कैसा बनाया जाता है, जो है फॉलिंग नेपी, गिरता हुआ नेपी। देखेंगे आप, जब चैनल से जो पानी गिरता है, ट्रायंगुलर हो या फिर क्या ट्रेपिजॉइडल हो, तो पानी एक शेप बनाता है, उसे नेपी कहते हैं। ठीक है, तो उस नेपी के, फॉलिंग नेपी के शेप में बनाया जाता है। शेप कैसा होता है आपका, कैसा होता है, फॉलिंग नेपी की तरह, फॉलिंग नेपी। ठीक है, अब दिक्कत क्या हुई, इसको अब नहीं बनाया जाता। क्या दिक्कत हुई कि इसमें जो पानी होता है वो काफी तेजी से गिरता है, तो क्या होता है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो वाटर जब यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे आपका क्या करेगा, जितनी सॉइल होंगी, आपकी जो भी फाउंडेशन होगी, उसको इरोडेबल मतलब क्या करेगा, आपको उसका निघर्षण कर देगा, उसको नष्ट कर देगा। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पे आपका जो है क्या, एक पॉन्ड बनता चला जाएगा, एक गहरा खड्ड बन जाएगा। इससे आपका ये इकोनॉमिकल नहीं होता या मतलब सेटिस्फैक्टरी नहीं होता। वहां पे कैनाल आपकी क्या हो जाएगी, कैनाल यहाँ पे आपकी टूट जाएगी। तो इसलिए जो है ओजी फॉल का जो है अब यूज नहीं किया जाता है। ठीक, तो अब भाई ओजी फॉल को क्या किया गया, थोड़ा सा ओजी फॉल का जो शेप था उसको थोड़ा परिवर्तित किया गया, तो एक रैपिड या ग्लेसी शेप का बनाया गया। ठीक है, दूसरा क्या था, रैपिड और ग्लेसी शेप का बनाया गया। ठीक है, तो ये कैसा था, ये भी सेम ऐसे था, लेकिन क्या किया गया, यहाँ पे मान लीजिए कैनाल लेवल है, इसको एकदम ग्रेजुअल शेप लेके गया। ठीक है, यहाँ पे आपका कोई फाउंडेशन है, यहाँ पे फाउंडेशन हो गया आपका। ठीक, यहां से पानी को क्या है, डायरेक्टली लेकर जाया गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा पानी को लेकर जो है एक ग्रेजुअल, ये जो स्लोप रखा गया, इसका कितना रखा गया, 1/15 से 1/20 का स्लोप रख दिया गया इसमें। ठीक है, और ये जो है यमुना नदी पर बनाया गया था, यमुना रिवर पर। ठीक है, पहली बार बनाया गया था यमुना रिवर पर। इसका जो स्लोप रखा गया, इसका 1/15 से 1/20 का स्लोप रखा गया, तो पानी जब आता है इसमें तो यहाँ पे एक हाइड्रोलिक जंप का निर्माण करता है। ठीक है, हाइड्रोलिक जंप आप पढ़ेंगे हाइड्रोलिक्स में। ठीक है, जंप क्या होता है कि पानी जब बहुत तेजी से जाता है तो पानी में अचानक उछाल होता है, उसी को हाइड्रोलिक जंप कहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि यहाँ पे जो है आपका एकदम लास्ट पॉइंट पे क्या होता है, हाइड्रोलिक जंप का निर्माण करता है। उससे क्या होता है, जितनी भी काइनेटिक एनर्जी होती है आपकी यहाँ पे नष्ट हो जाती है, मतलब परिवर्तित हो जाती है जो है अन्य एनर्जीज में। तो क्या होता है, यहाँ ये आपका थोड़ा सा सेटिस्फैक्टरी हो जाएगा ओजी की तुलना में। ठीक, बस इतना ही अंतर होता है आपका। इसका निर्माण व्यय भी कम आता है।
इसका निर्माण व्यय कम आता है, इसका अधिक आता है, मतलब ओजी का निर्माण व्यय कम आता है लेकिन इसका अधिक आता है, क्योंकि इसमें आपको साइड में पत्थर की पिचिंग भी करनी पड़ती है। ठीक है, बॉटम और साइड में यहाँ पे आपको पत्थर की पिचिंग भी करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे पानी काफी तेजी से जाता है, तेजी से जाएगा तो बॉटम को आपको इरोड ना कर दे, मतलब इसको निघर्षित ना कर दे, तो उसके लिए यहाँ पे पत्थर की पिचिंग की जाती है कैनाल बेड पर। ठीक है, सॉइल पर। तो यहाँ पे फिर हाइड्रोलिक जंप का निर्माण करता है, वेलोसिटी तेज होने के कारण यहाँ पे आपकी काइनेटिक एनर्जी जो है क्या होती है, डिसअपीयर हो जाती है। ठीक, अब अगला बात करते हैं आपका रैपिड ग्लेसी फॉल हो गया, अब स्टेप्ड फॉल होता है। ठीक, एक होता है स्टेप्ड फॉल। स्टेप्ड फॉल में क्या होता है कि स्टेप स्टेप में जो है गिराते हैं, एक ही बार में नहीं जो है कैनाल बेड लेवल को गिरा देते हैं, स्टेप बाय स्टेप गिराते हैं। ठीक है, 2-3 बार में। मान लीजिए यहाँ पे था आपका कैनाल, एक बार इतना गिराया, फिर एक बार इतना, फिर एक बार इतना, फिर एक बार इतना। ठीक, तो ये स्टेप बाय स्टेप गिराते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो आपकी जो वाटर के पास एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी, वो पूर्णतः आपका जो है, क्योंकि जो है धीरे धीरे गिरते हुए आता है, तो पूरा एनर्जी आपकी क्या होती है, कन्वर्ट नहीं हो पाती है, नष्ट नहीं हो पाती काइनेटिक एनर्जी। तो जो आपका स्टेप्ड वियर होता है, स्टेप्ड फॉल होता है, ये आपका सही नहीं होता। ठीक है, ये आपकी जो काइनेटिक एनर्जी को नहीं खत्म कर पाता है। ठीक, तो ये आपका सही नहीं हो पाता, इसमें अतिरिक्त ऊर्जा का ह्रास नहीं हो पाता। अब बात करते हैं वर्टिकल फॉल की। वर्टिकल फॉल, इसमें क्या किया जाता है, डायरेक्ट जो है, डायरेक्ट पानी को वर्टिकली गिरा दिया जाता है, जो है नीचे डायरेक्ट गिरा दिया जाता है। मान लीजिए आपका यहाँ पे कंक्रीट का जो है थोड़ा सा फाउंडेशन बनाया जाएगा, ये आपकी कंक्रीट होगी, यहाँ पे आपका कैनाल का बेड लेवल ऊपर था, इसको नीचे गिरा के यहाँ पे लाना है। ठीक, तो आप एक ये बना दिया जाएगा, फिर यहाँ पे थोड़ा सा एक ऊंची वाल बना दी जाती है। अब क्या होता है कि यहाँ से पानी गिरता है, तो पानी यहाँ से झम से गिरेगा। ठीक है, यहाँ पे गिरेगा, फिर थोड़ा सा उछलेगा, फिर इधर जाएगा। तो क्या होता है कि यहाँ पे आर्टिफिशियल सिस्टर्न बना देते हैं। सिस्टर्न का मतलब समझते हैं, कुंडिका जिसको कहते हैं। एक सिस्टर्न बन गया, तो पानी यहां से आया, पानी यहां से आया, इसमें गिरा तो एक शांत जल क्षेत्र बन जाएगा, सारी ऊर्जा का ह्रास हो जाएगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे पानी आपका सीधा आगे बढ़ेगा। ठीक, तो इसे वर्टिकल ड्रॉप कहते हैं। ठीक, यहाँ पे सिस्टर्न में पानी गिरता है, पानी गिरेगा तो इसके पास जितनी एनर्जी रहेगी वहीं पे यहीं पे आपकी नष्ट हो जाएगी। फिर क्या होगा, आगे आपका पानी ग्रेजुअली बढ़ेगा, इससे आपका क्या होगा कि कैनाल को भी नुकसान नहीं होगा, आपका कैनाल बेड लेवल भी आप नीचे लाएंगे। ठीक है, आगे बचे हुए फॉल को हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। ठीक है भैया, धन्यवाद।